Hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar and in this video we are talking about the free body diagram. As you know about that, जैसे कि आपका फिजिक्स पंच की जो सीरीज चल रही है उस फिजिक्स पंच के ये 6th एपिसोड है और 6th एपिसोड के अभी तक मैंने 2 बेसिक वीडियो डाल चुका हूँ। ये 3rd वीडियो है 6th एपिसोड की। इस एपिसोड में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को बेसिकली आप ऐसा लिखा हुआ भी देखते हैं FBD। इस वीडियो में मैं आपसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो PMT में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या फिर हम उसके बेसिक को समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो वैसे इसकी स्टार्टिंग हमने पहले 2nd एपिसोड में कर चुके हैं, 6 वाले के 2nd लेक्चर में कर चुके हैं। 2nd एपिसोड नहीं, 6 एपिसोड है, 2nd लेक्चर है, उसके अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है हम उसको वहां पे समझ चुके हैं। बट अब हमें इसके बेस पे जो क्वेश्चन है हम उनको समझते हैं। सबसे पहले की चीज यहाँ पर क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है किसका भाई? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल forces acting on a body। किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, ये उसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। हमें इससे मतलब नहीं है, बट ये याद रखें कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है कौन? FBD। पहली चीज इसके लिए आपको 4 पॉइंट समझने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 4 पॉइंटों के बेस पे आप FBD को करते हो। पहला पॉइंट इसका क्या है साहब, वो लिखें। पहला पॉइंट इसका यह है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है, अगर आपसे ये बोला जाए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। भाई फोर्स इधर की साइड लग रहा है तो बॉडी भी इधर की साइड मूव कर रही है, बॉडी इधर की साइड मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। यानी फोर्स इधर मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट या फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स इधर की साइड लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर की साइड होगा। ये इसका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आपको स्ट्रिंग दे रखी है कोई, है ना, अगर स्ट्रिंग इज ए मासलेस, क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा लिखा हुआ कि स्ट्रिंग इज ए मासलेस, देन उस कंडीशन में आपको क्या मानना है? देन द टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। यानी क्या, ये एक पुली है, इस पुली से एक बॉक्स इधर लटका हुआ है और ये जो रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ये मूव करके इधर आ गई और ये स्ट्रिंग है। अब इसमें मैंने बोल दिया कि स्ट्रिंग इज मास लेस देन टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। ये स्ट्रिंग है जो रस्सी बंधी है, ये मास लेस है, इसका कोई मास नहीं मान रहे। मास लेस का मतलब क्या? इसका कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग है दोस्तों, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये दोनों, ये एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे घूम के यूं आ गई पुली के ऊपर। ये कोई पुली है उसके ऊपर से, तो हुआ क्या कि ये स्ट्रिंग अगर मास लेस है तो उस कंडीशन में इस पे जो टेंशन लग रहा है, यानी यहाँ पर अगर T टेंशन लग रहा है तो यहाँ पर भी कौन सा टेंशन लग रहा होगा? T लग रहा होगा। एक चीज आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, 2nd लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमेशा टेंशन जो होता है वो कहाँ लग रहा होता है? किसी भी पॉइंट से तने हुआ जो हिस्सा होता है वो आउटवर्ड लगता है, यानी उससे अपोजिट भागेगा। इधर एक इधर बंधे हुए पॉइंट से आउटवर्ड भागेगा। तो यहाँ पर टेंशन में देखो, यहाँ पे भी T लिखा, यहाँ पे भी T लिखा, ये भी T है, ये भी T है, यानी टेंशन हर जगह पे क्या है? सेम है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक चीज और बोल देता है, इफ हैविंग मास देन टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अगर मास है, अगर स्ट्रिंग हैविंग मास, अगर स्ट्रिंग मास रखती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देन टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। वही सेम चीज, ये एक पुली है, ये एक बॉक्स इधर लटका हुआ है, इससे ये स्ट्रिंग है ये वाली, ये इसके ऊपर पुली के ऊपर से कॉइल करके नीचे आ रही है।
अगर मैंने बोला कि इसका कोई ना कोई मास एग्जिस्ट करता है, एम डैश मान लिया, तो इस पे जो टेंशन लगेगा उसको मैं टी मानूंगा, तो इस वाले को मुझे क्या मानना पड़ेगा, टी डैश मानना पड़ेगा, या फिर मेरे को इसे T1 मानना पड़ेगा। अगर ये T है तो इसको मुझे T1 मान, देखो ये वाले सेम होंगे, ये T होगा ये भी, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर बंधी हुई है और मुझे बोल दिया कि इस स्ट्रिंग का मास ये है, तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि जो उस पर टेंशन लगेगा दोनों, एक इस वाले बॉक्स के थ्रू इस वाले स्ट्रिंग पे, इसी वाले बॉक्स के थ्रू इस वाले स्ट्रिंग के पार्ट पर जो टेंशन लग रहा है वो T1 लग रहा है, और इस वाले के थ्रू T लग रहा है। ओके, इसका थर्ड पॉइंट ये है, इसने ये कहा कि अगर पुली को यूज किया था, पुली एक्चुअली अभी अब जस्ट देखा था आपने कि जो पुली है उसको यूज किया जाता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इफर्ट होता है आपका वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कुएं में से देखा है, कुएं में से पानी खींचते हैं ऐसे, है ना, तो कुएं में से जैसे एक कुआं है, एक वेल है, वेल के यहाँ पर एक रस्सी बंधी होती है, उस पर एक पुली होती है, सॉरी एक डंडी होती है, एक डंडा होता है, उस डंडे के ऊपर एक पुली बंधी होती है। तो एक बंदा यहाँ खड़ा होता है और अपनी बाल्टी को इसमें टाप देता है, ये बाल्टी है इसकी। अब ये पुली के थ्रू इसको खींचता है, पुली के थ्रू ये पर्सन जो है इसको खींच रहा होता है। जब इस कुएं में से इस पुली को, यानी इस बाल्टी को, पानी के भरी हुई को खींचेगा, तो उसको क्या है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पुली ने इस स्ट्रिंग में के बीच में और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम हो गया, जिसकी वजह से बाल्टी इजीली से आप ऊपर खींच सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि जो पुली है उसको यूज किया जाता है, पुली इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है ऑफ फोर्स इफर्ट बिकम लेसर, यानी फोर्स जो आपने लगाया तो वो थोड़ा क्या आपको कम लगाना पड़ेगा। ये इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होती है, ये फोर्थ पॉइंट है, जिसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी फोर्थ पॉइंट में अगर मैं कहूंगा तो उसमें क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, फोर्थ पॉइंट लिखें आप, कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में होगा, जैसे ये बॉक्स है, इससे एक स्ट्रिंग बन रही है, ये एक बॉक्स है और एक और बॉक्स ये वाला है। अगर ये बॉक्स है, इनसे अलग अलग मैंने बोला, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, तो मैं बोलूंगा इस वाले पॉइंट से बाहर की ओर ये टेंशन होगा, इस वाले स्ट्रिंग से इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इससे किधर की साइड होगा, ये हो जाएगा। इस स्ट्रिंग का इस बॉक्स के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इससे इधर की साइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बात करते हैं इसके बारे में। अब बेसिक थोड़े कुछ डायग्राम में जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी उन्हीं को हम थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं इसकी पूरी चीरफाड़, जिस बेस पे आपको क्वेश्चनों को करना है, मतलब क्वेश्चनों को समझना है। सबसे पहली चीज क्या, ये एक पुली है, ठीक है, ये पुली कहीं बंधी हुई है। अब उस पे बोला गया, अब मैंने बोला इसमें टेंशन क्या होगा, तो इसमें टेंशन होगा कि जो इसका बंधा हुआ पॉइंट है उससे टेंशन ये आउटवर्ड, इस वाले से आउटवर्ड, इस वाले से इधर की साइड, ये बंधा हुआ पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इससे आउटवर्ड यानी टी। मैंने सब जगह टी क्यों लिखा, मैंने सब जगह टी इसलिए लिखा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जब तक नहीं बोलेगा, जब तक मुझे क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि स्ट्रिंग इज हैविंग ए मास, देन वी डोंट कंसिडर, ओके, तब तक हम आप कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई कि इसमें टी मानूं या T1 मानूं, ठीक है। तो आपको टी ही मानना है जब तक वो बोल दे कि वो मासलेस है। एक और मैंने बोला कि बॉक्स बना दिया, ये एक बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। मैंने पूछा, अब देखो ये स्ट्रिंग जो है ये चेंज हो गई इसके कंपैरिजन में। अब देखो ये दो m1 और m2 के बीच में स्ट्रिंग है
और ये M2 और M3 के बीच में स्ट्रिंग है, और मैंने बोला कि इन पे एक फोर्स लग रहा है आउटसाइड F, तो हमें टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो टेंशन क्या होगा, ये इसका बंधा हुआ पॉइंट है, तो इससे जो टेंशन होगा वो मैंने T1 मान लिया, और जो इससे निकलेगा वो भी क्या होगा, T1 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इस वाले स्ट्रिंग से बंधा हुआ पॉइंट जो होगा इस पे ये T1 होगा, और इस वाले पॉइंट से यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, सॉरी ये T1 नहीं T2 मानेंगे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है ना, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो टेंशन विल बी चेंज इफ द स्ट्रिंग विल बी चेंज, तो स्ट्रिंग चेंज हो गई तो उसकी वजह से आपने किसको चेंज कर दिया, टेंशन को चेंज कर दिया। क्या मैंने ऐसे बोला, ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, मैंने बोला क्या टेंशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप बोलोगे नहीं ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं करते, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एक चीज और देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, इसका अलग अलग आप डायग्राम भी समझ सकते हैं। अलग अलग कैसे समझेंगे कि किस बॉडी पर क्या क्या डायग्राम है, तो इसके टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाली बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सी पे, M3 पर लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, F। M3 पे लग रहा है, क्या M2 पे लग रहा है, नहीं। क्या M1 पे लग रहा है, नहीं। तो हम इन सब का एक सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने करते हैं, एक बेसिक बनाने की। तो अब हम इसी टॉपिक को यानी इसी क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, बेसिक से शुरू कर देते हैं। बेसिक से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, और बेसिक में क्या है कि मैं पहले वाले ही बॉक्स को ले लिया M1 को। इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्यूडो फोर्स के बेस्ड पे। आपको मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर स्यूडो फोर्स बताया था। स्यूडो फोर्स मतलब होता है अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट में ही आपको लिखना है क्वेश्चन के अंदर, ताकि वो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स क्या है वो आपको दोबारा से यहाँ पे समझ में भी आएगा। अगर फोर्स टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक नॉर्मल की बात भी करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है, यानी आर मैंने जिससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये है नॉर्मल। ये आर क्या बोला जाता है, इसको नॉर्मल बोला जाता है। दूसरा, इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, यानी M1G। अब मैंने यहां पर बोला, अब यहां पर बोला जाता है कि जो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स है, देखो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन A। क्यों, क्योंकि फोर्स भी किस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन ये लग रहा, तो बॉडी इधर ही मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की वजह से सब एक डायरेक्शन में हो गए। तो मैंने अगर स्यूडो फोर्स लिखना है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा इसके अपोजिट लगेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स ना लिख के आप M1 एक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करें कि स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन करके देखें, आपका थोड़ा टाइम बचेगा। ये स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स नहीं है। तो स्यूडो फोर्स से अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो इस वाले की पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन इसकी बनेगी टेंशन, यानी ये टेंशन जो है T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1A के। पहली चीज T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1A के। आप ये भी लिख सकते हो R इज इक्वल टू M1G होता है, यानी नॉर्मल अगर चेक करना है तो, बट हम नॉर्मल चेक नहीं कर रहे थे। ये इसका आपने M1 बॉक्स देखा। अब दोस्तों सेकंड बॉक्स देखते हैं, दैट इज M2 बॉक्स। ये M2 है, इस पे एक टेंशन लग रहा है T2 नाम का, एक टेंशन लग रहा है T1 नाम का। और आपने एक चीज और देखी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस, बॉडी यानी फोर्स जो है उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स में किस डायरेक्शन लगाऊंगा, इसके अपोजिट लगाऊंगा। यानी मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया M2A, स्यूडो फोर्स मैंने इसके अपोजिट लगा दिया। अब इसको सिंपल है करना, कैसे करेंगे, तो करने का सिंपल तरीका यही है कि T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस का M2A। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। ये T2 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू आपको पता है, आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको मास M1 M2 दे रखे हैं, तो यहां पर आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहां पर एक और बॉक्स बना रहा हूं, दैट इज ए थर्ड बॉक्स, दैट इज ए M3। इस पे एक फोर्स लग रहा है और एक इधर की साइड इस पर एक टेंशन लग रहा है, दैट इज ए T2। डायरेक्शन इसकी ये है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, यानी फोर्स एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में फोर्स है। तो मुझे इसका स्यूडो फोर्स लिखना है, तो स्यूडो फोर्स इसका क्या हो जाएगा, M3A। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा
T2 plus M3A. दिस इज योर थर्ड। पहला बॉक्स आपने किया, सेकंड बॉक्स आपने किया और थर्ड बॉक्स आपने किया। मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स दोस्तों निकलने का सिंपल फंडा ये है कि F यानी T2 की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, T2 की वैल्यू जो है T1 प्लस M2A है, उसको मैं यहां पुट कर दूं तो फोर्स इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस M2A प्लस M3A। मैंने क्या किया, T2 ये रहा, T2 ये रहा, इस T2 को की वैल्यू ये है T1 प्लस M2A दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को मैंने उठाया और इसकी जगह पुट कर दिया, यानी यहां से उठा के इस पूरी वैल्यू को मैंने कहां पुट कर दिया, T2 की जगह। तो T1 लिख दिया प्लस का M2A ये लिख दिया प्लस का, इसके बाद तो ये लिखा हुआ है। अब इस वाले इक्वेशन में आए, जो इक्वेशन आपने अभी फर्स्ट बना रखी थी, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब इसमें आपने क्या चीज देखी कि यहां पर अगर मैं T1 की वैल्यू पुट कर दूं, यानी T1 इज इक्वल टू है M1A, तो T1 की वैल्यू भी मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। तो T1 की अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा M1A प्लस M2A प्लस M3A इज इक्वल टू एक सिंपल फॉर्मूला आएगा फोर्स का, दैट इज ए M1A M1A नहीं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इज मल्टीप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन, इज मल्टीप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स, तो आपने ऐसे निकालोगे। पहली चीज, मैंने पूछा व्हाट इज द T1, तो आप T1 ऐसे निकालोगे। मैंने पूछा व्हाट इज द T2, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। और दोस्तों एक सिंपल सी चीज मैं बोलूं, फोर्स को आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको फोर्स निकालने के लिए पूछेगा तो फोर्स को देखें फोर्स किस पर लग रहा है। फोर्स जिस पे लग रहा होगा आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मुझसे पूछ ली इस क्वेश्चन में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम, देन एक्सेलरेशन यहीं पे रहेगा, इस फोर्स के डिवाइड में चल जाएगा F1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, यानी ये जो फोर्स लग रहा है ना F, ये दोस्तों ये तीनों बॉक्स को खींच रहा है, और जब तीनों बॉक्सों को खींच रहा है तो तीनों बॉक्सों का, यानी फोर्स इजिकल टू एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इजिकल टू एक सबसे इजी फॉर्मूला होता है, फोर्स इजिकल टू होता है MA। फोर्स इजिकल टू होता है फॉर्मूला MA, तो मैंने A रहने दिया, लेकिन जब ये फोर्स जो लग रहा है ये तीनों बॉक्सों को खींच के ले जा रहा है, और तीनों बॉक्सों को जब खींच के ले जा रहा है तो इस कंडीशन में ये M की जगह मैं तीनों बॉक्सों की वैल्यू लिखूंगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। मैंने फोर्स निकाल लिया। दैट इज ए वे कि फोर्स सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है। फोर्स नहीं पूछा जाता तो आपसे डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ लेता है, क्योंकि आपको फोर्स क्वेश्चन में दे रखा होता है। अगर सपोज फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्स अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल फंडा, मैं आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए, T1 का ये वाला फॉर्मूला, T2 का ये वाला फॉर्मूला और T3 का फोर्स का फॉर्मूला ये लिख लिया। मैं अब इसमें आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है कुछ नहीं, समझने की बात है। ट्रिक तो ना मूर्ख बनाने के लिए होती है, क्योंकि सामने वाला बच्चा ना खुश हो जाता है ट्रिक सुनते, अच्छा ट्रिक बता रहा है, अरे बहुत बढ़िया यार, ये तो टीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ट्रिक पे तो इतना ध्यान नहीं, बट इस चीज पे ध्यान दे। इस वाले डिब्बे को कौन खींच रहा है, T1 खींच रहा है। इस वाले डिब्बे को T1 खींच रहा है, तो इस पर सबसे पहले मैंने एक फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। पहला ट्रिक समझें, इसको लिख लें इसको अपने दायरे में कि भाई ये ट्रिक्स टाइप से आप पढ़ रहे हो। ट्रिक के नाम पे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, बट जो आपने कंसेप्ट समझा ये वही है। जब फोर्स की मैंने बात करी, सबसे पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया जाता है। नहीं, अगर मैंने फोर्स की बात करी तो फोर्स मैंने देखा फोर्स इजिकल टू होता है MA। मुझे पता है कि ये मास है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये जब खींच रहा है तो ये इस वाले डिब्बे को, इस वाले डिब्बे को, इस वाले डिब्बे को, यानी इन तीनों बॉक्सों को एक साथ में खींच रहा है, तो ये फोर्स तीनों पे लग रहा है, तीनों पे लग रहा है, यानी फोर्स M1 प्लस M2 प्लस M3 को खींच रहा है। दैट्स मीन इज दैट कि यहां पर जो M है वो है M नहीं है, वो M1 प्लस M2 प्लस M3 है, और मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन है। दिस इज द फोर्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, ऑल दीज बॉक्सेस फोर्सेस। ओके, पहला। दूसरी चीज, व्हाट इज द T2। अब T2 को सेम ऐसे देखें, इसको दुबा दे साहब,
इसकी बात खत्म हो गई। अब T2 को देखें तो T2 ये रहा। T2 एक्चुअली एक टाइप ऑफ फोर्स है, टेंशन जो है वो एक टाइप का तो फोर्स है। तो T2 इजिकल टू आप फॉर्मूला पढ़ते हो, T2 इजिकल टू आप फॉर्मूला पढ़ते हो वही सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो पढ़ रहे हो। अरे भाई फोर्स और टेंशन सभी एक ही तो फोर्स होता है। तो T2 इजिकल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बट दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो T2 बंदा है ना, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये M1 और M2 बॉक्स को खींच रहा है, जिसका इन सबों का एक्सेलरेशन क्या है, A है। यानी यहाँ पर ये बॉक्स खींच रहा है M1 प्लस M2 इंटू A। कुछ किया मैंने इसमें, कुछ किया मैंने इसमें, नहीं किया। मैंने देखा कि भाई ये T2 फोर्स है वो इस वाले बॉक्स को भी खींच रहा है और इस वाले बॉक्स को खींच रहा है। क्या T3 को खींच रहा है क्या T2? ये T2 की बात कर रहा हूं, इस वाले की, इस वाले की, इसकी बात नहीं कर रहे। ये तो ये कहां खींच रहा है, ये T3 को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है क्या? नहीं, ये इधर खींचना चाहिए, इधर नहीं खींचना चाहिए। तो मैं इस वाले T2 को देख रहा हूं, तो T2 इजिकल टू हो जाएगा Ma इजिकल टू हो जाएगा, तो दो मास को खींच रहा है M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लिख दिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज हियर दैट जे व्हाट इज द T1। अब T1 तो भाई यार इसी पे लग रहा है इकलौते पे, तो वही T1 इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको मुझे कैसा करना चाहिए, तो इजिकल टू हो जाएगा M1 इंटू एक्सेलरेशन। भाई पहले का ही अगर मुझे T1 इजिकल टू इस पे कोई और चीज थोड़ी लग रही है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी Ma होता है, तो इसका मास तो T1 तो सिर्फ एक अकेले M1 को खींच रहा, तो M1 इंटू A हो गया। दैट इज ए ट्रिक। बट ये ट्रिक नहीं है। आप अगर कंसेप्ट समझे जो मैंने समझाना चाहता हूं तो शायद आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना। लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारना, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि फिजिक्स टफ नहीं होती, पहली चीज तो फिजिक्स टफ नहीं होती, लोग कह कह के टफ कर देते हैं, इसलिए उनकी बातों पे फोकस मत जाओ। इस टाइम पे नीट पोस्टपोन होने की बात हो रही है ना, आप लोगों की बातें सुनते हो तो पढ़ाई नहीं करते। तो फिजिक्स टफ है जी, फिजिक्स टफ है जी, भाई वो वाला बंदा नहीं पढ़ पा रहा, भाई वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो यही गुणगान करता है कि फिजिक्स टफ है, जबकि फिजिक्स कई लोगों की बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होती है और बहुत अच्छी सब्जेक्ट होती है। ठीक है, मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और बायोलॉजी थी। मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतना लगाव नहीं था, मेरे को मैथ और बायोलॉजी से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे पास मैथ भी थी 12th में। बट मेन चीज यहां पर यह है कि आपको इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से आप समझ रहे हो। ठीक है, तो एक टाइप की एक ट्रिक हो गई। अब यहां पर सिंपल सी चीज है, अगर मुझे T1 पूछ लिया क्वेश्चन में तो सबसे सिंपल है, पहले तो फोर्स देखो, फोर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हो तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल बॉक्सेस। व्हाट यू सी है, दिस इज द एक्सेलरेशन। मैंने इसको कहां से निकाला भाई, कहां से आया ये फॉर्मूला, ये इससे आया। इस ए को मैंने यहीं रहने दिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई वाले को मैंने इसके डिवाइड में कर दिया, क्योंकि आपको पता है गुणा वाली संख्या हमेशा कहां जाती है, बटे में जाती है। दैट इज ए कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो वी डिटेल्ड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखें। ये एक बॉक्स है साहब, वैल्यू दे रहा हूं मैं उसकी 1 kg। ये एक और बॉक्स है साहब जिसका वेट है 2 kg। ये एक और बॉक्स है साहब जिसका वेट है 3 kg। मैंने बोला इस पे फोर्स यूं नहीं लग रहा, इस पे फोर्स लग रहा है साहब इस डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स है वो ये लग रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू है 60 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ it will be make an angle with horizontal that is a 60 degree. Now find the value of acceleration T1, T2 and ratio of T1 divided by T2। देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, निट वालों का। दोस्तों मैं मिटा दूंगा दोबारा इस चीज को, लेकिन आप पहले लिख लें। मैंने पूछा एक्सेलरेशन क्या है, मैंने पूछा T1 क्या है, मैंने पूछा T2 क्या है, मैंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 डिवाइड बाय T2। देखो ये निट में पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है। अब T1 और T2 आप देख के लगा सकते हो भाई कि T1 और T2 कहां लग रहा है। तो देखो आपने ये लिख लिया होगा ना, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे।
पहली चीज क्या, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ये इसी में होगा। फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन वाला यूज करेंगे, ये वाला फोर्स नहीं होगा। फोर्स तो ये वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये वाले डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो भाई उसके आप कंपोनेंट बना लो ना। तो इस वाले फोर्स के आप क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अगर ये 60 डिग्री पे जा रहा है तो ये हो जाएगा F cos 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री? तो फोर्स की वैल्यू होती है, यानी 60 न्यूटन आपको दे रखी है। हाँ जी 60 न्यूटन है। व्हाट इज द cos 60? दैट्स ए 1/2। नाउ यू गेट ए फोर्स वैल्यू दैट्स ए 30 न्यूटन। आप पेपर में भाई 60 मत कर देना, है ना। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल वाला ये बनता है, लेकिन इसका हमें जरूरत नहीं है, और वो बनता है F sin 60 डिग्री बनेगा। लेकिन दोस्तों इसकी जरूरत नहीं है। F यहाँ पर आपको 60 न्यूटन दे रखा, तो मैंने 60 लिख दिया। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है तो मैंने 1/2 लिख दी, और इसका आंसर आता है आपके पास 30 न्यूटन। यानी मतलब क्या कि इस डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है। अब आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स तीनों पे लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma, यानी तीनों पे लग रहा है, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 इज मल्टीप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, पहला क्वेश्चन यही था। तो पहले को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फोर्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज मल्टीपल ऑफ a। नाउ वी फाइंड द a इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6। नाउ द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द, आपके पास क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। इजी है, इजी है, टफ नहीं है, ये कंसेप्ट नया था, ये समझना है। नाउ सेकंड इसी टाइप में आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द T1। तो जब T1 पूछा गया तो पहले वाले को, अब इस पे टेंशन मार्क कर लेते हैं। तो साहब इस पे जो टेंशन लगेगा वो T1 लगेगा, इस पे जो लगेगा वो T2, इस पे भी T1 लगेगा। T2 कहाँ से आ गया भाई, इस पे T2 लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, T2 टेंशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 की? तो T1 की अगर मैं बात कर तो T1 जो है वो इस वाले बॉक्स पे ही लग रहा है। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू a, m1 की वैल्यू 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली थी 5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ए 5 न्यूटन अगेन। नाउ व्हाट इज द टेंशन, यानी T2। अब मुझे T2 बताना, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, अब T2 जो है वो इस वाले बॉक्स को भी खींच रहा है, इस वाले को भी खींच रहा है, यानी m1 को भी खींच रहा है, m2 को भी खींच रहा है, और एक्सेलरेशन a है, तो m1 1 प्लस 2 इज मल्टीप्लाई विद 5, दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 डिवाइड बाय T2? D क्वेश्चन। दिस इज द 5 इज डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 1:3। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, ये आपने बॉक्सेस के बारे में देखा कि अगर बॉक्सेस किस टाइप से हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, इस कंडीशन में आपने पुली को यूज नहीं किया, तो आप इस चीज को यहां पर समझ सकते हो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट दी व्हेन दीज बॉक्सेस आर अरेंज्ड ऑन दी पुली, देन व्हाट विल बी you use to solve this kind of questions। ओके, पुली के बेस पे जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।